हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बदलती परंपराएं के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। बहुत जल्द हमारे चैनल पे इस चैप्टर के इंग्लिश मीडियम के वीडियोज़ भी अपलोड किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पे चैप्टर 1 के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने ज़रूरी सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्क्राइब किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का हमारा पहला प्रश्न है, क्रूसेड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, क्रूसेड ईसाइयों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मध्य एशिया और पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिमों के नियंत्रण में मुक्त कराने के लिए चलाए गए धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला थी, जिसमें पहला धार्मिक उद्देश्य क्रूसेड मुख्य रूप से ईसाई धर्म के पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करने और धर्म की रक्षा करने के लिए लड़े गए। दूसरा, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। इन युद्धों ने यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही धार्मिक संघर्ष और दुश्मनी को भी जन्म दिया। तीसरा, जिसमें प्रमुख क्रूसेड, जिसमें कुल 8 प्रमुख क्रूसेड हुए, जिनमें पहला 1096 से 1099 सबसे सफल माना जाता है, क्योंकि इसमें जेरूसलम पर ईसाइयों ने नियंत्रण कर लिया था। क्रूसेड धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मध्यकालीन यूरोप और मध्य पूर्व पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रथम क्रूसेड के क्या कारण थे? उत्तर, प्रथम क्रूसेड जो कि 1096 से 1099 के कारण निम्नलिखित थे, जिसका प्रथम कारण था धार्मिक कारण, जिसमें पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिमों के नियंत्रण से मुक्त कराने और ईसाई धर्म के पवित्र स्थलों की रक्षा करने मुख्य उद्देश्य था, जिसमें पोप अर्बन ने इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका दूसरा कारण बिजान्टिन साम्राज्य की सहायता, जिसमें मुस्लिम आक्रमणों के कारण बिजान्टिन साम्राज्य ने ईसाई यूरोपीय शक्तियों से मदद मांगी। पश्चिमी यूरोप ने इसे ईसाई एकता का प्रतीक माना। इसका तीसरा कारण राजनीतिक और सामाजिक कारण। यूरोपीय राजाओं और सामंतों ने अपनी सत्ता और प्रभाव बढ़ाने के लिए इस युद्ध को अवसर के रूप में देखा। साथ ही बेरोजगार योद्धाओं और जनता के असंतोष को नियंत्रित करने के लिए युद्ध का आयोजन किया गया। इन कारणों ने मिलकर प्रथम क्रूसेड की शुरुआत की, जो जेरूसलम पर ईसाइयों की विजय के साथ समाप्त हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, द्वितीय क्रूसेड कब और क्यों हुआ था? उत्तर, द्वितीय क्रूसेड 1147 से 1149 के बीच हुआ था। यह क्रूसेड इसीलिए हुआ क्योंकि एडेसा की हार 1144 में मुस्लिम सेनापति जंगी ने एडेसा पर कब्जा कर लिया, जो पहले क्रूसेड के दौरान ईसाइयों द्वारा स्थापित राज्य था। दूसरा, पवित्र भूमि की रक्षा। इसमें ईसाइयों को लगा कि उनका प्रभुत्व और पवित्र भूमि खतरे में है। तीसरा, पोप का आह्वान, जिसमें पोप यूजिन तृतीय ने ईसाई राज्यों से मुस्लिम विरोधी सेना बनाने का आह्वान किया। यह क्रूसेड असफल रहा क्योंकि क्रूसेडर सेनाओं को दमिश्क में हार का सामना करना पड़ा। हमारा चौथा प्रश्न है, तृतीय क्रूसेड में इंग्लैंड सम्राट रिचर्ड प्रथम की भूमिका क्या थी?
उत्तर, तृतीय क्रूसेड 1189 से 1192 में इंग्लैंड के सम्राट रिचर्ड द लायन हार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी पहली भूमिका सर्वश्रेष्ठ सेनापति, जिसमें रिचर्ड ने कुशल नेतृत्व और साहस के साथ क्रूसेडर सेना का नेतृत्व किया। दूसरा, अक्का का विजय, जिसमें उन्होंने 1991 में अक्का पर विजय प्राप्त की। तीसरा, जिसमें सलाउद्दीन के साथ संधि, रिचर्ड ने मुस्लिम सेनापति सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ 1192 में संधि की, जिससे ईसाई तीर्थयात्रियों को यरूशलेम की यात्रा की अनुमति मिली। हालांकि वह यरूशलेम को जीतने में असफल रहे। हमारा पांचवा प्रश्न है, चतुर्थ क्रूसेड के कर्म का उल्लेख कीजिए। उत्तर, चतुर्थ क्रूसेड 1202 से 1204 के कारण इस प्रकार थे। पहला, यरूशलेम पर पुनः नियंत्रण। मुसलमानों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जिसे पुनः ईसाइयों के नियंत्रण में लाने की इच्छा थी। दूसरा, पोप का आह्वान, जिसमें पोप इनोसेंट तृतीय ने ईसाई सेनाओं को संगठित करके पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए बुलावा दिया। आर्थिक और राजनीतिक कारण, जिसमें क्रूसेडर्स ने आर्थिक लाभ और बीजान्टाइन साम्राज्य के राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए अभियान का उपयोग किया। हालांकि यह क्रूसेड यरूशलेम की जगह कॉन्स्टेंटिनोपल की लूट में बदल गया। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध काल में रोमन कला का विकास किस प्रकार हुआ। उत्तर, धर्म के काल में रोमन कला का विकास मुख्यतः ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण हुआ। इस काल में कला धार्मिक उद्देश्यों पर केंद्रित हो गई और इसका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं और संदेशों का प्रचार करना था। पहला, ईसाई धर्म का प्रभाव। ईसाई धर्म के उदय के साथ चर्चों, कैथेड्रलों और धार्मिक स्मारकों का निर्माण हुआ। इन संरचनाओं में मोज़ाइक और भित्ति चित्रों के माध्यम से धार्मिक कथाओं को दर्शाया गया। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर कला। इसमें रोमन कला में धर्मनिरपेक्ष विषयों के स्थान पर ईसाई धर्म के प्रतीक जैसे क्रॉस, मसीह और संतों की छवियां दिखाई देने लगी। तीसरा, आर्किटेक्चर में परिवर्तन। बेसिलिका शैली का विकास हुआ, जो रोमन सभ्यता की पुरानी वास्तुकला पर आधारित थी, लेकिन ईसाई चर्चों के निर्माण में ढाल दी गई। इस प्रकार रोमन कला ने धर्म के प्रभाव में एक नई पहचान और उद्देश्य प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न, सप्तम क्रूसेड के घटनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सप्तम क्रूसेड 1248 से 1254 मध्यकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका नेतृत्व फ्रांस के राजा लुई IX ने किया था और इसका उद्देश्य ईसाई धर्म के लिए पवित्र भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त करना था। पहला, योजना और शुरुआत, जिसमें 1248 में लुई IX ने मिस्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि मिस्र को पवित्र भूमि पर अधिकार पाने की कुंजी माना गया। दूसरा, मिस्र में अभियान। क्रूसेडर सेना ने मिस्र के दमियेटा शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें मंसूरा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 3, पराजय और बंदी ग्रहण।
मंसूरा की लड़ाई में क्रूसेडर्स को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। लुई IX को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फिरौती के बदले रिहा किया गया। यह क्रूसेड असफल रहा और इसके बाद लुई IX ने कुछ समय तक पवित्र भूमि में रहकर पुनर्निर्माण का प्रयास किया। हमारा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो? उत्तर, पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जन्म। यह एक ऐतिहासिक काल था जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में गहरी रुचि के साथ प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता के ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण ने आधुनिक युग की नींव रखी और समाज में नई चेतना जगाई। हमारा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, मानवतावाद, मानव केंद्रित दृष्टिकोण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। दूसरा, कलाओं का विकास, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में नवाचार हुए, जैसे लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के कार्य। तीसरा, वैज्ञानिक सोच, जिसमें तर्क, प्रयोग और अवलोकन को महत्व मिला, जिससे गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिक उभरे। पुनर्जागरण ने विज्ञान, संस्कृति और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। हमारा अगला प्रश्न, विभिन्न इतिहासकारों में पुनर्जागरण को किस रूप में परिभाषित किया है? उत्तर, पुनर्जागरण को विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। 3 अंकों के उत्तर में संक्षेप में इसे निम्नलिखित रूप में बताया जा सकता है। पहला, जॉर्ज वॉशिंगटन टैनर, जिसमें पुनर्जागरण को मानवता की नई जागृति कहा है, जहां व्यक्तित्व और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया है। दूसरा, जोहान ह्यूइजिंगा, जिसमें उन्होंने इसे मध्य युग और आधुनिक युग के बीच का संक्रमण काल माना है। तीसरा, जैकोब बोर्कहार्ट के अनुसार पुनर्जागरण मनुष्य की स्वतंत्रता और चेतना के विकास का युग है। परिभाषाओं में पुनर्जागरण को मानवतावाद, कला, विज्ञान और बौद्धिक विकास का समय बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में क्यों हुई थी? उत्तर, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होने के कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है भौगोलिक स्थिति। इसमें इटली यूरोप और एशिया के व्यापार मार्गों के केंद्र में स्थित था, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। दूसरा, प्राचीन रोमन विरासत। इसमें इटली में प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेष और सांस्कृतिक धरोहर उपलब्ध थे, जिन्होंने पुनर्जागरण को प्रेरित किया। तीसरा, धनी नगर राज्य, जिसमें फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे धनी नगर राज्यों ने कला, विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इन कारणों से इटली पुनर्जागरण का प्रारंभिक केंद्र बना। हमारा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल में नगरों का उत्थान किस प्रकार हुआ? उत्तर, पुनर्जागरण काल में नगरों का उत्थान निम्नलिखित कारणों से हुआ। पहला, व्यापार और वाणिज्य का विकास। इसमें यूरोप और एशिया के बीच व्यापार ने इटली और अन्य नगर राज्यों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाया। दूसरा, धनी परिवारों का संरक्षण। मेडिसी जैसे परिवारों ने कला, विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, जिससे नगर सांस्कृतिक केंद्र बने। तीसरा, स्वतंत्र नगर राज्य।
इसमें फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान जैसे स्वतंत्र नगर राज्य राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक विकास के केंद्र बने। इन कारणों से पुनर्जागरण काल में नगरों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान हुआ। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ? उत्तर, पुनर्जागरण काल में शिक्षा का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहला, मानवतावादी शिक्षा। इसमें शिक्षा में धर्म के बजाय मानवता, तर्क और विज्ञान पर जोर दिया गया। ग्रीक और रोमन साहित्य का अध्ययन प्रमुख हुआ। दूसरा, मुद्रण कला का आविष्कार। जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण प्रेस के आविष्कार से पुस्तकें सस्ती और सुलभ हुई, जिससे शिक्षा का प्रयास हुआ। तीसरा, शासकों और धनी वर्ग का योगदान। राजाओं, रईसों और धनिक परिवारों ने विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। इन पहलुओं ने शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने में मदद की। हमारा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि हुई? उत्तर, पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह काल तर्क, विज्ञान और मानवतावादी दृष्टिकोण के उदय का समय था। इस दौरान दो नवीन भाषाओं में लेखन, लैटिन के स्थान पर स्थानीय भाषाओं जैसे इतालवी, अंग्रेजी, फ्रेंच में लेखन हुआ, जिससे साहित्य जन सामान्य तक पहुंचा। 3, महान साहित्यकारों का उदय, जिसमें विलियम शेक्सपियर, दांते, चासर और मिगुएल दे सर्वांटेस जैसे लेखकों ने अद्वितीय कृतियों की रचना की। इस प्रकार पुनर्जागरण काल में साहित्य को नए आयाम दिए। हमारे इस वीडियो से आखिरी प्रश्न, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस समय कला में यथार्थ गहराई और मानवता को प्राथमिकता दी गई, जैसे परिप्रेक्ष्य तकनीक का उपयोग, जिसमें चित्रों में गहराई और 3 आयामी प्रभाव पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया। दूसरा, मानव शरीर का सटीक चित्रण। इसमें मानव आकृतियों और भावों को वास्तविकता के करीब दिखाने के लिए शरीर रचना का गहन अध्ययन किया गया। तीसरा, महान कलाकारों का उदय। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलाकारों ने मोनालिसा और सिस्टाइन चैपल जैसे कालजयी कृतियाँ बनाई। इस प्रकार चित्रकला में तकनीकी और भावनात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर्स के बचे बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पार्ट 2 की वीडियो आप तक पहुँच पाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।